जय साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आज राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ राज्यपाल, क्योंकि इन तीनों की कुछ कामों में समानताएं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के साथ कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, हम लोग इस वीडियो सेशन में पूरा देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी अहम इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। जहां जरूरत पड़े कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज के बाद हम इसकी पूरी सीरीज की जो एमसीक्यू सीरीज होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है, प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पर फोकस करेंगे, पूरी तरह से नया पैटर्न पर, क्योंकि अब परीक्षा का जो पैटर्न है धीरे धीरे बदलता हुआ जा रहा है और उस नए पैटर्न पर हम लोग इस पूरी सीरीज को लेकर आपके साथ चलेंगे। यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सब आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासेज हैं, देश हित में राष्ट्र हित में, ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लासेज होती हैं आपको निःशुल्क मिलती है। जिस भी प्लेटफॉर्म से मिल जाए, लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाए, या आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो को डाल सकते हैं। लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, एक सवाल हमारे मन में आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो को जरूर बताइएगा, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। इनके जवाब इस वीडियो में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। आज की मैं बात करूं, अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, 52 में कहा गया भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अभी मैंने सवाल पूछा और आपको उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 में इसका जिक्र किया गया है। नवासी माने भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वास्तव में वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं। इन्हें जो वेतन और भत्ते मिलते हैं उपराष्ट्रपति की वजह से नहीं मिलते। ये वेतन भत्ते राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते इन्हें मिलते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है, सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले राज्यसभा के पदेन सभापति कौन थे, या राज्यसभा के सभापति पहले कौन थे। तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वही भारत के पहले राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे। अब यहां पर हम देखेंगे कि कह रहा है कि भारत उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। इनका निर्वाचन उपराष्ट्रपति के तौर पर होता है, लेकिन फिर भी उनके राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि ये राज्यसभा सदस्य नहीं होते, इसमें मतदान नहीं कर सकते, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। कौन सा सदन है? राज्यसभा। वो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक पदेन सभापति के रूप में, जैसे मान लीजिए 100 मत पड़ चुके हैं तो निर्णायक मत अपना एक जिधर देगा, पल्ला उधर भारी हो जाएगा। तो वही ये निर्णायक मत जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में दे सकता है। योग्यताएं क्या होंगी? तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पहला लाइन होता है कि वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। मैंने बताया था कि चाहे राष्ट्रपति हो, लीजिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 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 राज्यपाल, इनकी न्यूनतम सीमा जो है वो कितनी है? 35। परीक्षा आजकल नया तरह का प्रश्न पूछता है कि इनकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है। इस तरह के सवाल अगर आपके प्रश्न पेपर में आ जाए, इनकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि भारत के संविधान में न्यूनतम उम्र सीमा का जिक्र है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा की कहीं बात नहीं की गई। इसलिए हो सकता है मरण सैया पे भी कोई बैठा हो, फिर भी वो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या राज्यपाल बन सकते हैं। तो ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखते हैं, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसे राज्यसभा के सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहे। भारत या राज्य सरकार के अधिकार किसी लाभ के पद पर न हो। क्या कोई व्यक्ति इतनी योग्यता धारण करता है तो क्या वो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? ऐसे आपके पिताजी भी तो चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। उसके साथ साथ और कुछ चीजें हैं।
अनुमोदक, 20 अनुमोदक चाहिए, प्रस्तावक 20 प्रस्तावक चाहिए। तो अगर आपके पास 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक हैं तभी आप निर्वाचन में चुनाव लड़ सकते हैं। एक सवाल यह है कि ये अनुमोदक और प्रस्तावक होते कौन है। मेरा सवाल आपसे, अगर आप लगातार हमसे क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि अनुमोदक और प्रस्ताव कौन होते हैं। जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी किताब अगर आपको पढ़नी है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाइएगा, वहां एनसीईआरटी किताब आपको मिल जाएगी 6 से लेकर 12 तक की, हिंदी में दोनों मीडियम में। तो यहाँ पर ये बातें जानना जरूरी है कि उसकी योग्यताएं क्या होती हैं। क्या वीटो शक्ति है? अब देखते हैं क्या वीटो शक्ति है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती। देखिए, मैं बताया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिला के पढ़ रहे हैं, लेकिन जब संविधान संशोधन की बात आती है तो वहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं। वीटो का मतलब उसे रोक देना, रख लेना, वापस कर देना, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के पास राज्य की विधायिका पर भी वीटो शक्ति है। इसका उपयोग राष्ट्रपति तब करता है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार रखता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास राज्य विधायिका पर भी वीटो शक्ति है, लेकिन जब राज्यपाल इसके बाद भेजेगा तब। ये थोड़ा हिस्सा राष्ट्रपति का इसमें आ गया है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। मैं बात करता हूं निर्वाचन प्रक्रिया की। अब मैं बात करूं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की, ठीक। जहां मैंने बात की भारत का उपराष्ट्रपति होगा, संविधान का अनुच्छेद 63-63 में कहा गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, 89 में जाकर जिक्र किया गया है। लेकिन उसकी योग्यता क्या थी उपराष्ट्रपति की। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता और राष्ट्रपति को भी नहीं चुना जाता, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संघ और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा जहां है निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो बल्कि परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से विधि से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता सीधे वोट नहीं करती। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जानना जरूरी है। संसद के दोनों सदस्य चाहे मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूं तो 543, दो एंग्लो इंडियन थे अब नहीं है, तो 543 हो गए लोकसभा में पूरे। और राज्यसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 245 अधिकतम जो है, क्यों ये है 233, 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। वही कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य होते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा कि कोर्ट वाले परीक्षाओं में इस तरह से सवाल आते हैं, लोग गलती कर जाते हैं। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें राज्य विधानसभा सदस्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल नहीं होते, ये जानते रहिएगा। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और उतने ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। हमारे 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, नोट साथ में बना रहे तो लिख लीजिएगा। बाकी ये आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार की जमानत राशि 15,000 दोनों के लिए है। कार्यकाल और त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है। क्या है इसमें? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मतलब
कोई भी पद हो भारत के संवैधानिक, वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है, या उसकी मृत्यु हो जाए जिससे जो पद खाली हो जाए। तो ये चीजें किसी के साथ भी होती है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। फर्क इतना है, राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पदावधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ऐसा राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से किया जा सकता है जिसे लोकसभा में स्वीकार कर चुका हो। अब देखिए, एक बात आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है और मैं चाहूंगा इस पर भी आप फोकस रहें कि उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए जान लीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। दोनों को महाभियोग के मामले में, अनुच्छेद 61 के मामले में समान शक्तियां प्राप्त है, किंतु उपराष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उसे पद से हटाने की प्रक्रिया है, इसका जो यूं कह सकते हैं कि शुरुआत राज्यसभा से ही होती है, हमेशा राज्यसभा से, और लोकसभा के लिए क्यों स्वीकारता के लिए भेजी जाती है। तो ये बातें आप लोग थोड़ा समझ के रखेंगे, चीजें समझना पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये चीजें साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। टेस्ट थोड़ा सा नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट में समय लेंगे ताकि हम इस पर भी काम कर सकें। तो हम लोग देख रहे थे कि कार्यकाल क्या होता है, त्याग पत्र। तो हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा से ही प्रारंभ की जाती है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्व में हटाया जा सकता है। ऐसा राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से किया जा सकता है। इसके द्वारा राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा। इसे लोकसभा में भी स्वीकार किया जा चुका हो, लोकसभा द्वारा स्वीकार करना, मतलब इसमें उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की दशा में दोनों बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का रोल आपस में बराबर है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जो महाभियोग की मैं बात कर रहा हूं, इस शब्द की व्याख्या केवल राष्ट्रपति के लिए की गई है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग शब्द उपराष्ट्रपति के लिए भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी करते हैं। वहां पे सिद्ध कदाचार की बात की गई है, तो वहां पे भी मैं भी महाभियोग की बात करता हूँ, क्योंकि पढ़ाते दिमाग में बात समझ में आती है। महाभियोग मैंने यदि वो संविधान का अतिक्रमण करता है, ऐसा प्रतीत होता है, उसे उसके पद से हटाने की विधि हो। तो यहाँ भी आपको समझने की बात है, लेकिन महाभियोग शब्द की जो बात है केवल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो इसलिए यह बात यहाँ स्पष्ट हो गया, क्योंकि अटकूट वाले सवालों के द्वारा गलतियां हो सकती हैं आपसे भी, इसलिए चीज को जानते रहिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने से 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। वेतन भत्ते की बात करें तो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो प्राप्त होते वही मिलते हैं। उपराष्ट्रपति के नाते वेतन भत्ते नहीं मिलते। अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के नाम से वेतन नहीं दिया जाता, स्पष्ट जान लीजिएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे 4 लाख रुपए कम ज्यादा होता रहता है। ये करंट के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, जब प्रैक्टिस सेशन में लाएंगे तो वहां पे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करता है तब उसे वेतन भत्ते राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है। माने जिस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस समय उसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलते हैं। लेकिन अधिकतम 6 माह तक, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। किसी भी दशा में यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, कार्यवाहक राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, तो उस समय भी 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जा सकता, ये अनिवार्य है। कार्य शक्तियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर अब देख लीजिएगा, कार्य शक्तियां राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब ये जो है ये लिस्ट है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, फिर
राधा कृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, इस पे भी बहुत सारा बनता है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे हैं कि द्वितीय चक्र की मतगणना से कौन हुए। तो ये हम सेशन पढ़ने के बाद डिबेट कर लेंगे आपसे, तो वहां पे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सारी चीजें। तो यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ने को पहली महिला कौन है। अब देखिए यहाँ पर अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। पहला कॉलम जो होगा वो राष्ट्रपति का होगा, उपराष्ट्रपति का होगा, फिर राज्यपाल का होगा। माने कौन कौन सी शक्तियां जो तीनों में मिलती है, कौन कौन से नहीं मिलती। माने इसमें हम पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि यहां से परीक्षा में कोई दिक्कत, कोई डाउट आपकी ना रह जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तुलनात्मक अध्ययन है, ये राष्ट्रपति है, अभी राज्यपाल है, तो यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं। केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी भी दोषी व्यक्ति को दंड से क्षमा, प्रतिलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लौकान कर सकता है। माने राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार से अगर दंड दिया गया है तो क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति को सजा में क्षमादान या दंड को स्थगित कर सकता है। तो ये केंद्रीय विधि के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति सजा व्याप्त है तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। राज्य में अगर राज्य विधि से अगर कोई व्यक्ति दंडित है तो राज्यपाल उसे दोष मुक्त कर सकता है, कम कर सकता है, सजा का प्रकार बता सकता है। तो वो चीजें यहाँ पर, लेकिन आगे देखिएगा क्या हो सकता है। ये राष्ट्रपति है, ये राज्यपाल है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। माने राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। लेकिन राज्यपाल के लिए देखिए क्या है, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन स्थगित कर सकता है। लेकिन क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए कह भी सकता है, भेज भी सकता है। कौन? राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। स्थगित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। सैन्य अदालत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन राज्यपाल इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं, राज्यपाल को इस प्रकार से कोई शक्ति प्राप्त नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में वीटो की तुलना करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कहा था आपको, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माने प्रत्येक साधारण विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु आता है। माने कोई भी साधारण विधेयक है, लोकसभा में प्रस्तुत है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, या पहले राज्यसभा में प्रस्तुत है तो राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। माने दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास कोई भी साधारण विधेयक मंजूरी के लिए जाता है तो राष्ट्रपति से के पास तीन विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, या विधेयक को अपनी स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख ले, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। मतलब या तो उसे रोक ले, या उसे लौटा दे, या उसे पास कर दे। तीन चीजें होती हैं। अब देखिए, यदि विधेयक बिना किसी परिवर्तन के फिर से, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, लेकिन राज्यपाल के लिए क्या होती है? राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। कैसे? प्रत्येक साधारण विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी हेतु जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं, राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, माने पास कर सकता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तीन शक्तियां राष्ट्रपति वाली है। लेकिन चौथी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के पास ही भेज सकता है, लेकिन यदि चौथी शक्ति क्या है? ये विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रखता है तो राज्यपाल के पास विधेयक को अधिनियम बनाने की कोई भूमिका नहीं रहता। जैसे एक तो है विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल पारित कर सकते हैं, कोई भी साधारण ये संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा पारित कर दें, या उसे रोक लें, या उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस कर दें। तो पुनर्विचार वाले में ध्यान लीजिएगा, अगर कोई भी विधेयक को पुनर्विचार के बाद संसद या विधानसभा कुछ परिवर्तन के साथ या ज्यों के त्यों, जब भी पुनर्विचार के बाद विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसे पास करना राष्ट्रपति की, या मंजूरी देना राष्ट्रपति की मजबूरी होती है, कि बाध्य होता है।
अनुमति देने के लिए। वही चीज यहाँ पर भी है कि जब दोबारा विधेयक जाएगा, यदि विधेयक बिना किसी परिवर्तन या फिर राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति देना आवश्यक है। सेम वही राष्ट्रपति के लिए भी है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है विचार के लिए, तो उस विधेयक पर राज्यपाल के सुरक्षित रखता है तो राज्यपाल के पास विधेयक को अधिनियम बनाने की भूमिका नहीं रहती। अगर वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया या राष्ट्रपति के लिए उसने स्वीकृति के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज दिया तो फिर से चाहे तो विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं प्रदान कर सकते। ये चौथा इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने वाले विधेयक, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अब राज्यपाल यदि राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को या उनके विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला, स्वीकृति दे सकते हैं, माने राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, या स्वीकृति है तो रोक सकता है, या फिर यह विधेयक खत्म हो जाएगा। स्वीकृति के लिए रोक लेते हैं तो कुछ देर में विधेयक समाप्त हो जाता है, जैसे विधानसभा का विघटन हो गया। अगला, तीसरा, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, जिसमें सदन को 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। इस सदन के पुनर्विचार के बाद विधेयक को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता नहीं है। माने अब देखिए, सदन के पुनर्विचार के बाद अगर विधेयक फिर से आता है 6 माह के अंदर तो राष्ट्रपति पर इस पर पुनर्विचार या अनुमति देने का, मंजूरी देने का बाध्यता नहीं होती, जैसा कि संसद के पास है। यह स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट वाले परीक्षा में बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड है और आप इसे समझिएगा। देखिए, नोट्स के लिए आप देखिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो साथ में नोट्स बना सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क होती हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो आप समझने का प्रयास करिए। अगर राज्यपाल को लगता है कि विधेयक राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, राष्ट्रपति के पास भेजना जरूरी है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, तो राष्ट्रपति उसे चाहे तो पारित कर दे या उससे मंजूरी दे दे विधेयक को, या अपने पास रोक ले, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। या अगर उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस करते हैं, अगर विधानसभा उसे 6 माह के अंदर भेज देती है तो भी राष्ट्रपति चाहे उस पर अनुमति दे या ना दे। ये केवल उस विधेयक पर है जो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, अन्य विधेयकों पर नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते रहिए। अब यहाँ पर हम तीनों की तुलनात्मक करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की तुलना यहाँ पर करेंगे ताकि यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, जो आपके कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न आ जाता है तो चलिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक, अब ये हर जगह नहीं लिखा है, ये तीनों लाइन आपको समझनी, ABC, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक, अब मैं जो टॉपिक यहाँ पर आपके सामने आएगा वो यहाँ पर आएगा योग्यता की। तीनों के लिए वो भारत के नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके, मैंने तीनों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके, मिनिमम, अधिकतम की कोई बाध्यता नहीं है। एक लाइन समझ में आ गया। फिर इन्हें राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनना की अर्हता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता की अर्हता होनी चाहिए। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं। भारत राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो, यहां पर भी है, लेकिन गवर्नर के, राज्यपाल के लिए इस तरह से इसका कोई जिक्र नहीं है, वो लाभ के पद पर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन याद रहे कि उपराष्ट्रपति भी, जो राज्यपाल भी होता है, उसके लिए भी ये नियम है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, मैं आगे भी बता दूंगा। निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे न जनता द्वारा, न ही प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से नियुक्ति होती है। माने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने। कई बार परीक्षा में सवाल आते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष से या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो, ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, अगर दोनों विकल्प है तब। अब यहाँ पे देखते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। यहाँ पर क्या होता है, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण द्वारा होता है, दोनों एकदम है। यहाँ पर इनकी निर्वाचक मंडल क्या है,
यहाँ पे निर्वाचन मंडल क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं और संसदीय प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे क्या, सदन के दोनों सदनों के सदस्य, कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, यहाँ दोनों के लिए है। उम्मीदवार का न्यूनतम कोटा करना आवश्यक है, मतलब इसमें न्यूनतम कोटा 50% से ज्यादा आपको मत प्राप्त करने हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है। जमानत राशि 15,000, यहाँ भी 15,000 है। संबंधित विवादों का छानबीन निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। इनके भी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया सर्वोच्च न्यायालय, इनके लिए भी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, ये भी जानते रहिएगा। उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसके लिए सूत्र अपनाया जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों का मत मूल्य समान नहीं होता, तो मूल्य को सिद्धांत के आधार पर निश्चित किया जाता है। जमानत राशि भी यहाँ पर भी 15,000 रुपए है। संबंधित विवादों की छानबीन निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब वेतन भत्ते की बात करते हैं, तो वेतन भत्ते को ऊपर हमने देखे, यहाँ राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के नाते वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यभाग राष्ट्रपति होगा तो उसे कार्यभाग राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलेगा, वरना पदेन सभापति का मिलेगा। अब राज्यपाल का क्या होगा, कार्यकाल दौरान वेतन भत्ते में कमी किसी की नहीं की जा सकती। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक चीज आगे, मासिक वेतन देखिए कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है, कार्यकाल दौरान वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती, किसी कमी नहीं की, कोई भी। पदावधि कार्यकाल, देखिए मैं कार्यकाल की बात कर रहा था। कोई व्यक्ति स्वयं से त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस समय कार्यकाल समाप्त हो सकता है, किंतु वह सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का है। इनका भी 5 वर्ष, इनका भी 5 वर्ष, इनका। लेकिन अगर यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन लगाएंगे राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। अब वैसे देखिए कार्यकाल 5 वर्ष का है। किसी भी स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन, अगर पद खाली हो जाता है 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा, मतलब जो राष्ट्रपति के त्याग पत्र इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रिक्त संबंधी में 6 माह के अंदर निर्वाचन, इसकी कोई जरूरत नहीं कि 6 माह के अंदर ही पद भरा जाए, इसकी मतलब बाध्यता यहाँ पर नहीं है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है या राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है, नहीं महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा की यहाँ पे सहमति आवश्यक होती है, लेकिन बहुमत राज्यसभा से पारित होता है। संविधान में अतिक्रमण पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में ऊपर मैंने पढ़ाया है, बताया है। संविधान में हटाने तो कोई आधार नहीं दिया गया, संविधान में हटाने के लिए कोई आधार नहीं है, अगर राज्यसभा चाहे हटा सकती है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुला, मतलब किसी भी राज्यपाल को किसी भी समय राष्ट्रपति ने वापस बुला सकता है, उनके कार्यकाल को बढ़ा सकता है। ठीक, संविधान में इनको हटाने कोई प्रक्रिया नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। पद की रिक्तता, मृत्यु या त्याग पत्र होने पर या पद से हटाए जाने पर रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर पद को भरा जाएगा। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते, वो भी ना हो तो जो अधीनस्थ, जो उनके वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। मृत्यु या त्याग पत्र निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त पद हो इसको भरा जाएगा। राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। शक्ति एवं कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, जो देश की नीतियों का संचालन निहित नाम से ही होता है। किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यभाग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। मंत्रियों के कार्य का आकलन, जो मंत्रियों के कार्य का आवंटन होता है वो भी राज्यपाल के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। नियंत्रण महालेखा राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्य अन्य आयुक्त, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों अनुसूचित क्षेत्रों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
वहीं देखिए नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री की को सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार के अधिकर्ता के रूप में प्रशासन चलाना, माने जिस समय राष्ट्रपति 356 लगा होता उस समय केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में काम करना, राज्य के विश्वविद्यालय के कुल जो कुलपतियों की नियुक्ति करना, राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, आंदोलन आदि के में मनोनयन करना। यहाँ कला, साहित्य, विज्ञान और खेल में 12 सदस्यों को राज्यसभा मनोनीत करना वो राष्ट्रपति का शक्ति है। आगे देखते हैं, विधायी शक्ति की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास क्या संसद का भिन्न अंग होता है। संसद के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी काम राष्ट्रपति की होती है शक्ति। सभी विधेयक इनके अनुमोदन के बाद ही कोई विधेयक को बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन मंजूरी के कानून नहीं बन सकते हैं। लोकसभा के प्रथम तथा वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण दे सकती। संसद के निम्न विधेयक जिसकी पूर्व सहमति के बाद ही पेश होते हैं, धन विधेयक सहमति के बाद ही प्रस्तुत होते हैं सदन में, संचित निधि व्यय करने के विधेयक, राज्य हित वाले कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लाने वाले विधेयक, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति का संबंध, ये विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही पेश किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। विधानसभा इस सत्र की आहूति या सत्रावसान कर सकते हैं राज्यपाल। विधानमंडल के प्रथम सत्र में अभिभाषण की शक्ति। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होने पर किसी सदस्य को कार्यवाही करानी है तो नियुक्ति की शक्ति। विधानसभा की आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य की नियुक्ति की शक्ति। राज्य विधानमंडल सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। यहाँ पे अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 से जारी करता है, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। राज्य में लेखा से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब हम वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। देखिए वित्तीय शक्ति में क्या क्या है, इनकी अनुमति से कोई वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। वार्षिक वित्त विवरण, राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखना राज्यपाल का काम क्या है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही विधानसभा में लाया जाता है। धन विधेयक, यहाँ पे देखिए भारत की आकस्मिक निधि पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका जब हम इसका शब्द कहते हैं तो समझिएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सलाह देने हेतु वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग की सिफारिशें, संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का प्रतिवेदन आदि को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। वहीं देखिए राज्यपाल के काम होते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखना, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद विधानसभा में लाया जाना, बिना राज्यपाल की सहमति किसी तरह का अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, अप्रत्याशित व्यय के वहन हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से अप्रीम ले सकता है, पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करना, यह राज्य में राज्यपाल का काम होता है। अब देखेंगे न्यायिक शक्ति, इंपॉर्टेंट है ये। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथा सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, जो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं, सलाह ले सकता है। किसी अपराध हेतु 2 सिद्ध व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित और परिवर्तित राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं, क्षमादान। राज्य न्यायालय सजा न्यायालय द्वारा दी गई हो तो तब भी केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध हेतु सजा दी तब भी क्षमादान की शक्ति है। ऐसे मामले जिनमें सजा प्रावधान हो उसमें भी राष्ट्रपति की शक्ति है क्षमादान की। किसी व्यक्ति को दंड क्षमा उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने के अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लौकरण करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है, लेकिन ऊपर हम लोगों ने अंतर पढ़ दिया था। आपातकालीन उपबंध, संविधान के राष्ट्रपति के निम्न 3
स्थितियों में आपात शक्ति दी है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 365, वित्तीय आपात 360। राज्य राज्यपाल की भूमिका देखिए, राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। ठीक है। वित्तीय आपात 360 जो अभी तक कभी नहीं लगा है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का नायक होता है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना, वायुसेना और जल सेना का प्रधान होता है, अनुच्छेद 53(2) में है। सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राजनीतिक शक्ति में देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता जो होता है राष्ट्रपति के नाम पर होता है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी जो होता है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वीटो शक्ति, जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के विशेषाधिकार वीटो है, जो अनुच्छेद 111 में है। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो। संविधान के अनुसार राज्यपाल को भी 3 प्रकार का विशेषाधिकार वीटो शक्ति है, जो अनुच्छेद 111 में इसका जिक्र है। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी, पॉकेट। अनुच्छेद 201 के अनुसार यह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। किसके तहत? 201 के तहत। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, बाद में उसे पारित करने का अधिकार भी खो देते हैं 201 लगाने के बाद किसी विधेयक पर। इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे तथ्य को पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके बाद हम लोग एक अन्य टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। मतलब इसके बाद हम लोग विधायिका की तरफ बढ़ेंगे। इसकी तरफ बढ़ेंगे, विधायिका की तरफ। अगर हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ लिया, अब हम विधायिका की तरफ बढ़ेंगे। विधायिका में हम लोग संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे। ये परीक्षा के लिए उपयोगी, क्योंकि वो भी वीडियो काफी बड़ा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ेंगे, जहाँ पे सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो आपको मिलती रहेंगी और सभी प्रश्नों की जो प्रश्न बैंक की सीरीज है, प्रैक्टिस सेट, वो भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है। साथ ही साथ अगर नोट संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप नोट संबंधी जो भी जानकारी है वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से मिल जाएगी नोट संबंधी सभी जानकारी। अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स पढ़नी है हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा। 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी नोट्स आपको मिल जाएंगी। वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहां वीडियो को देख रहे हैं लाइक करिएगा। अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा। ये सभी निःशुल्क क्लासेज आपके लिए है। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफी काम आएंगी, काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो आपने जो वीडियो है सभी लोगों तक शेयर करते रहेगा, पहुंचाते रहेगा। चैनल पर बने रहेगा, टाइम से क्लास में आइएगा। और इस सेशन को पूरा समाप्त करने के बाद हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, एमसीक्यू सीरीज है, उसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि परीक्षा में यहाँ कोई सवाल है तो गलत ना होने पाए। इसको ध्यान में रखकर ये सेशन हम आपको एक एक करके क्रमवार रूप से लेकर चलते रहेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न, कोई सवाल वीडियो में कमेंट करेगा, नहीं है तो आप मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ में नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छे भी नोट्स मिल सकते हैं, इसके साथ में माइंड मैप कॉन्सेप्ट के जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वीडियो को शेयर करते रहिए, क्लास में टाइम से बने रहेगा, डेली समय से क्लास में जुड़ेगा, ताकि हम लोग मिलकर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। संविधान की सीरीज पूरी समाप्त होने के बाद हर सीरीज के बाद हम इसकी एमसीक्यू सीरीज लेकर आते रहेंगे, ताकि इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न जो अभी आपके हैं वो भी सॉल्व हो जाए। वहां से भी आप आसानी से कर ले और ज्यादा प्रश्नों के उत्तर। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।